नमस्कार दोस्तों हम लोग बायो पढ़ रहे हैं जो हर एक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने पादप और जंतु यानी जीवों का वर्गीकरण के बारे में देख लिया था। हम लोगों ने जीवों को 5 वर्गों में बांटा था जो एक वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस। उनके अनुसार मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु ये 5 वर्गों में बांटे थे। उनको हम लोगों ने बारी बारी से देख लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। यहाँ से हमारे पूरे बॉडी के बारे में धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। सबसे शुरुआत होगी कोशिका के बारे में। तो चलिए कोशिका हम देखते हैं कि कोशिका क्या होता है। दोस्तों, कोशिका जो होता है ये जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी जीव हैं ना, उनका निर्माण कोशिका से ही हुआ है। कोशिका बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर बॉडी बनता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक एक करके लिख लेते हैं। देखिए क्या होता है कोशिका। कोशिका जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है, आपको पता चल गया कि कोशिका क्या होता है। जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। इसी में जो जो क्रिया होते हैं वो हमारे बॉडी पे दिखता है, हमारे बॉडी का क्रिया होता है। ठीक है, इससे संबंधित और हम कुछ जानेंगे, याद करने योग्य बातें होंगे। जैसे में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, तो ये शुतुरमुर्ग आप लोगों ने देखा या सुना होगा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, इसका कोशिका जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इसको हम लिखते हैं कि सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग, इसका इंग्लिश में नाम होता है ऑस्ट्रियोच का होता है। ठीक है, सबसे बड़ा कोशिका किसका होगा? शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। तो सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो एक होता है पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। इसका सबसे छोटा कोशिका होता है। तो लिख लेते हैं सबसे छोटा कोशिका किसका होगा? पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि सबसे लंबा कोशिका की अगर बात करें तो ये तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का होता है। इसको भी हम लिखते हैं कि सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका, कोष्ठ में लिख लेते हैं न्यूरॉन का होता है। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया। आगे हम देखेंगे कि कोशिका का खोज कौन किया है, ये किस प्रकार का खोजा गया था कोशिका। सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 ईस्वी में बोतल के कर्क में कोशिका को खोजा था। ये जो कोशिका था मृत था। तो इसको हम लिख लेते हैं कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में
रॉबर्ट हुक ने बोतल के कर्क में किया था। यह कोशिका मृत था। ठीक है, ये कोशिका कैसा था? तो मृत कोशिका था। सर्वप्रथम कौन कोशिका का खोज किया? तो रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे और ये 1665 ईस्वी में किया है। चलिए, ये तो आपका हुआ मृत कोशिका का खोज। तो जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? तो एक वैज्ञानिक थे एवी लीवेनहुक। इन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज किया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम जीवाणु को भी खोजा था। कौन? एवी लीवेनहुक। तो इसको हम लिख लेते हैं कि एवी लीवेनहुक 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया था। ठीक है, इन्होंने ही जीवाणु का खोज सर्वप्रथम किया। ठीक है, एवी लीवेनहुक क्या किया है? तो ये जीवित कोशिका का खोज किया और जीवाणु का भी खोज इन्होंने ही किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान एवं जंतु वैज्ञानिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया है? तो एक वैज्ञानिक थे स्लाइडेन एवं स्वान। इन्होंने वनस्पति वैज्ञानिक एवं जंतु वैज्ञानिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि स्लाइडेन एवं स्वान सर्वप्रथम वनस्पति वैज्ञानिक एवं वनस्पति वैज्ञानिक एवं जंतु वैज्ञानिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, इतना आप लोगों को पता चल गया। अब हम आगे पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। फिलहाल इसको हम मिटाते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए देखते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। क्या है कोशिका सिद्धांत? ठीक है, सेल थ्योरी। ठीक, चलिए देखिए कोशिका सिद्धांत क्या होता है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार जो भी जीव होते हैं उनका आधार कोशिका ही होता है। जीवों का क्रियाकलाप जो होता है उसके अंदर में कोशिका में जो क्रियाकलाप होता है उसके अनुसार जीवों का क्रियाकलाप होता है, और नया जो कोशिका होता है उसका निर्माण पुराने कोशिकाओं से होता है। ठीक है, तो आइए इन सबको हम लिख लेते हैं कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? कोशिका सिद्धांत के अनुसार 1 नंबर में लिखेंगे कि सभी जीवों का आधार क्या होता है?
तो कोशिका होता है, कोशिका होता है। ठीक है। सेकंड में हम लिखेंगे कि जीवों का जो क्रियाकलाप होता है, जीवों का क्रियाकलाप जो उसमें कोशिका होते हैं उसमें जो क्रियाकलाप होता है उसके अनुसार होता है। तो जीवों का क्रियाकलाप उसके अंदर के कोशिका का क्रियाकलाप होता है। ठीक है। चलिए थर्ड में हम देखेंगे कि नए कोशिकाओं का निर्माण पुराने कोशिकाओं से होता है। ठीक है। आप लोगों ने कोशिका सिद्धांत के बारे में देख लिया कि जो भी जीव होते हैं उसका आधार क्या होता है, कोशिका ही होता है, यानी कोशिका से ही वो पूरा बॉडी उनका निर्माण हुआ है और बना है। ठीक है। जो जीव का क्रियाकलाप होता है, जो भी एक्टिविटी होता है, उस जीव के कोशिका में जो एक्टिविटी होता है उसके अनुसार ही क्रियाकलाप होता है। और पुराने जो कोशिका होते हैं उस पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है। कुछ याद करने योग्य बातें आप लिख लीजिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है इससे 100 गुना से लेके 1500 गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। ठीक है। इसको आप लिख लें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से 100 गुना से 1500 गुना तक बड़ा करके देखा जा सकता है। ठीक है। ये आपको पता चल गया कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है 100 गुना से लेकर 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक वैज्ञानिक थे नॉल एवं रस्का, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया 1932 ईस्वी में। ठीक है। और जो इसका उपयोग हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 1940 से किया जा रहा है। ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि नॉल एवं रस्का ने 1932 ईस्वी में क्या किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया, लेकिन परंतु इसका उपयोग 1940 ईस्वी से किया जा रहा है। ठीक है। इसका उपयोग कब से किया जा रहा है, तो 1940 ईस्वी से। ठीक है। आगे हम इसमें लिखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये 1 लाख से लेके 3 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकता है। ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1 लाख से 3 लाख गुना
बड़ा करके दिखा सकता है। क्या करता है? 1 लाख से लेके 3 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकता है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं, आप लोग लिखते रहें। आगे हम देखेंगे कि राइबोसोम का खोज कैसे हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब खोज हुआ ना, तो इसी के द्वारा राइबोसोम का खोज संभव हुआ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर नहीं खोजा गया होता तो फिर इसको खोज पाना संभव नहीं था। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। चलिए देखिए, राइबोसोम का खोज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही संभव हो पाया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही संभव हो पाया। ठीक है, आगे देखिए, राइबोसोम का खोज जो है ना, ये पैलेड ने किया था। इसको भी हम लिखते हैं कि राइबोसोम का खोज पैलेड ने किया था। कौन किया है राइबोसोम का खोज? तो पैलेड ने किया है। पैलेड को इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसको भी लिख लेते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पैलेड को इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैलेट को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो राइबोसोम की खोज के लिए दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए खोज में कि केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका जो होता है उसका खोज फोंटाना ने किया है। गुणसूत्र का खोज फ्लेमिंग किया है। चलिए इन सबको हम लिख लेते हैं। केंद्रक का खोज कौन किया है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक के अंदर केंद्रिका का खोज, केंद्रक के अंदर केंद्रिका का खोज कौन किया है? तो एक वैज्ञानिक थे फोंटाना ने किया था। कौन किया था? तो फोंटाना ने किया था। आगे हम देखेंगे कि गुणसूत्र का खोज कौन किया है। क्या? गुणसूत्र का खोज, गुणसूत्र का खोज फ्लेमिंग ने किया है। फ्लेमिंग ने किया। कौन किया? फ्लेमिंग ने किया। लेकिन ये फ्लेमिंग तो गुणसूत्र का खोज कर दिया, लेकिन नामकरण जो है ना, ये वाल्डेयर ने किया। क्या नाम रखा? क्रोमोसोम। इसको भी लिखते हैं, इसका नामकरण गुणसूत्र या क्रोमोसोम
गुणसूत्र या क्रोमोसोम, इसका नामकरण गुणसूत्र या क्रोमोसोम वाल्डेयर ने किया। ठीक है, इतना आप लोगों को पता चल गया। एक और लिख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया है। तो एक वैज्ञानिक थे सी वेडा, इन्होंने ही माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया। इसको भी लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सी वेडा ने किया। ठीक है, कौन किया है? सी वेडा ने किया है। इतना आप लोगों ने कोशिका के बारे में जाना। अब हम जानेंगे अगले वीडियो में कोशिका संरचना के बारे में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इन दोनों के बारे में डिटेल्स रूप से जानेंगे कि कोशिका में क्या क्या होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।